प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना हिंदी फैकल्टी SM गौड़ आपका स्वागत करता हूं मोशन चैनल पर कि आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ कंटिन्यू लगे हुए हैं और हम क्रैश कोर्स की तैयारी इस समय कर रहे हैं और आप लोग बिल्कुल एग्जाम की तैयारी के मोड में इस समय चल रहे हैं। संचयन हमारी जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर हरिहर काका हम सोल्व कर चुके हैं और उसके बाद आज हम चल रहे हैं सपनों के से दिन। कुछ यादें होती हैं जो समय के साथ धीरे धीरे थोड़ी बैक में चली जाती हैं, पीछे चले जाती हैं और जब बीते हुए समय की यादें जब एक समय वापस रिकॉल होकर आती है तो हम उन सपनों के से दिनों की बातें करते हैं। एक जमाना था, हम भी किया करते थे ऐसी हरकतें, ऐसी बातें, ऐसी शरारतें। सबके साथ अपना बचपन जुड़ा हुआ होता है। जैसे जैसे उम्र आगे की ओर बढ़ती है हम पीछे के दिनों को भूलते हुए चले जाते हैं। जब कभी कोई ऐसा वक्त आता है, ऐसा प्रसंग आता है, तब हमें याद आता है, हाँ यार ये सब कुछ तो हमने भी किया था और हमने नहीं किया था तो हम लोग चूक गए इन हरकतों से, इन बातों से, इन चीजों से। गुरुदयाल सिंह जो इस पाठ के हमारे साहित्यकार रचनाकार हैं, उन्होंने अपने जीवन की उन तमाम घटनाओं को जो उनके साथ में निकल चुकी हैं उन्हें एक सपने के रूप में हमारे सामने पिरोने का प्रयास किया है, एक यादों के रूप में हमारे सामने उन्हें जोड़ने का प्रयास किया है। स्कूल जाते थे, स्कूल में पीटी सर होते थे, पीटी सर के साथ में पीटीआई सर जो होते थे, गेम टीचर जो होते थे, उनके साथ में किस तरह का व्यवहार था, टीचर्स के साथ कैसा व्यवहार था, क्या क्या घटनाएं उस समय घटी, क्या क्या स्थितियां उस समय बनी, उन सारी स्थितियों का परिचय लेकर के और हमारे सामने ये पाठ प्रस्तुत है और हम इस पाठ को लेकर आपके सामने चलते हैं। गुरुदयाल सिंह द्वारा रचित सपनों के से दिन नामक आत्मकथा में आत्मकथा और जीवनी के बारे में मैंने आपको एक बार पहले भी बताया है कि आत्मकथा लेखक क्या करता है, स्वयं की लिखता है। आत्मकथा और जीवनी में अंतर क्या है? आत्मकथा जो रचनाकार होता है, साहित्यकार, वो स्वयं की लिखता है और जीवनी जो होती है वो एक रचनाकार दूसरे रचनाकार की लिखता है, साहित्यकार की लिखता है। तो ये जो सपनों के से दिन है, ये पाठ गुरुदयाल सिंह जी ने स्वयं आत्मकथा अपने बचपन के कुछ अंशों को लेकर, बचपन की कुछ रचनाओं को, कुछ घटनाओं को लेकर के प्रस्तुत किया है। पाठ का सार इस प्रकार है, हम पाठ के साथ चलते हैं। फटेहाल खेलना और पिटना, यही होता है बचपन में। कपड़े फटे हुए हैं और बचपन होता भी ऐसा ही है बच्चों। जहां पर आज का आप लोगों का बचपन है वो बचपन तो बहुत ज्यादा संपन्न बचपन है। आज से हम अगर उस पुराने समय में चलें, पुराने जमाने में चलें, तो वहां बच्चों के पास पर्याप्त रूप से पहनने को कपड़े भी नहीं हुआ करते थे। कुछ लिमिटेड कपड़ों के अंदर अपने बचपन को खड़ा करते थे। आज सर्दी के मौसम में आप लोगों के पास पहनने के लिए 2-2, 4-4 गर्म कपड़े होते हैं, वहां पर एक कपड़ा गर्म हुआ करता था, एक स्वेटर हुआ करता था, एक जर्सी हुआ करती थी। जब तक वो फट जाती थी, सिल जाती थी, टांके लग जाते थे, सारे परिवार एक जैसे थोड़ी होते थे। कुछ सामान्य, कुछ गरीब परिवार भी होते थे, उन कपड़ों पे टांके लग लग कर, सिलाए होकर उनको पहना जाता था। वो बचपन की हरकतें और पिटना, शरारतें करना और उन शरारतों पर पिताजी के द्वारा डांट खाना या पिटाई हो जाना या टीचर के द्वारा डांट खाना। बचपन में लेखक और उसके साथी एक जैसे थे, सब एक जैसे होते हैं बचपन में। जैसे आप लोग हैं, गरीब, फटेहाल, लापरवाह, बेचिंता, जो होगा देखा जाएगा, है? लापरवाह और खेलने के शौकीन, जो कि सभी होते हैं। बचपन में खेलने का जो शौक है वो सबको होता है। ऐसा ही हमारा लेखक था। वे रोज ही लकड़ियों के ढेर पर से फिसलते हुए कितनी चोटें खाते थे। लकड़ियों के ढेर पे से फिसलते हुए कितनी चोटें खाते थे। आपने नदी के किनारों पर फिसलना तो सुना होगा, देखा होगा, जो वो फिसलन बनी रहती है किनारों पर, नदी के किनारों के पेड़ों के ऊपर चढ़ना, वहां से कूद जाना नदी के अंदर, उन फिसलन भरे रास्तों पर जाकर चढ़कर वहां से फिसल जाना। ये सब तो सुना होगा, देखा होगा, देखा नहीं तो सुना तो जरूर होगा।
उनके मिट्टी भरे घाव देखकर माँ बहनें तरस खाने की बजाय उनकी पिटाई किया करती थी। उनके मिट्टी भरे घाव देख करके जब घर आते लौट करके तो कोई कहां से छिला पड़ा है, कोई कहां से छिला हुआ है, कोई कपड़े फटे हुए हैं। उस समय माताएं, बहिनें, पिताजी वगैरह जो थे वो तरस नहीं खाते थे। अरे बेचारे के लग गए थे, दैत धनाधन पिटाई हो जाती थी। यही करना था, इसीलिए पिट पिट कर ठुक ठुक करके वो लोग सुदृढ़ और मजबूत हो जाते थे। आज तो एक उंगली लगते ही आप लोग ऐसा सोचते हो पिटाई हो गई। वो मजबूत हो जाते थे। बाप भी इतने गुस्सेल थे कि चाहे बच्चों के नाक मुंह से खून आ जाए परंतु पीटते चले जाते थे, खून आ जाता। अच्छा, ऐसी हरकतें किया करते थे। कैसा बचपन था वो। उस बचपन में फिर भी बच्चे अगले दिन खेलने पहुंच जाते थे। कल तो पीटे ही थे, पिटाई हुई थी, लेकिन फिर भी खेलना, क्योंकि बचपन और बचपन की वो सारी हरकतें, चीजें ऐसी हैं जो आज हुई कल भूल जाएंगे बच्चे। बच्चों का स्वभाव ऐसा ही होता है, निश्चल होता है, उसके अंदर छल कपट नहीं होता। तो बच्चे एक दिन पिटते हैं, दूसरे दिन फिर पहुंच जाते खेलने के लिए। बचपन के सभी दोस्तों की आदतें भी मिलती जुलती थी। उनमें से अधिकतर तो स्कूल जाते ही नहीं थे। हाँ, जाते ही नहीं थे स्कूल, पकड़ पकड़ करके स्कूल लेकर जाया करते थे। एग्जाम के टाइम पे बच्चे गायब, परीक्षा के टाइम पे गायब बच्चे, क्योंकि शिक्षा के प्रति इतनी जागरूकता नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है, जितना आज आप लोग ऑनलाइन लगे हुए हो, इतना सारा कुछ व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, ये व्यवस्थाएं उस जमाने में कहां थी। जितना पढ़ लिए, थोड़े बहुत पढ़े, 8वीं 10वीं पढ़ने के बाद में जॉब लग जाया करते थे। क्योंकि 8वीं 10वीं तक पढ़ने वाले लोग भी कितने से हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में स्कूल जाते ही नहीं थे। कुछ गए भी तो अरुचि के कारण बस्ता तालाब में फेंक देते। अरुचि, इंटरेस्ट नहीं होना, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, तालाब में फेंक आते थे। उन दिनों अधिकतर माँ बाप बच्चों को पढ़ाते नहीं थे। सोच ऐसी थी कि बच्चा पढ़ लिख करके कर क्या लेगा, इसके बजाय खेती का काम करेगा, घर का काम करेगा तो कम से कम घर को सहारा मिलेगा। ऐसी विचारधारा उस समय थी। माँ बाप भी निश्चिंत रहते थे, कोई बात नहीं, पढ़ेगा तो पढ़ लेगा, पढ़ करके कौन सा कलेक्टर बन जाएगा। इस तरह की बातें, इस तरह की सोच लोगों के मस्तिष्क में हुआ करती थी। वे सोचते थे बड़े होने पर इन्हें बही खाता लिखना सिखवा देंगे, बस बही खाता लिखवाना सीख जाएगा, सेठ जी की दुकान पर जाएगा, वहां बैठ करके कामकाज कर लेगा। इस प्रकार की विचारधारा उस वक्त के लोगों में हुआ करती थी। और ऐसी विचारधारा के कारण उस समय के लोग जो थे वो पढ़े लिखे कम थे। बस लेखक के अधिकतर साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार करने लगे थे। पता ही नहीं चला खेलने के 4 दिन कैसे बीत गए। वे सभी बच्चे पढ़ाई को तो केज समझते थे, पढ़ाई से जी चुराते थे। और देखो बच्चों, पढ़ाई के प्रति स्ट्रिक्टता भी बहुत ज्यादा थी। टीचर्स जो होते थे वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी। जब बच्चा आ गया पढ़ने के लिए उनके पास, तो फिर उनका दायित्व बनता था उस बच्चे को सुदृढ़ बनाकर तैयार करके और समाज में भेजना। बचपन में घास कुछ अधिक हरी और फूल कुछ अधिक मनमोहक प्रतीत होते थे। आज भी उतनी हरी होती है, फूल आज भी उतने ही सुंदर हैं, लेकिन उस समय का जो शौक था, उस समय की जो सोच थी, वो सोच इतनी प्यारी थी, वो घास अधिक अच्छी लगती थी, इसीलिए तो घास के मैदानों में खेलने के लिए चले जाते थे। आज जिन मैदानों में हम खेले हैं, उन्हीं मैदानों में हम अपने बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो टोंकते हैं, अरे इन्फेक्शन हो जाएगा। घास में कई तरह के छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, वो काट लेंगे। अरे यही तो बात है, सोच में अंतर आ जाता है। आज भी लेखक को स्कूल के रास्ते पर उगे हुए झाड़ों की खुशबू याद आती है। वो झाड़, वो रास्ते, वो कच्ची मिट्टी के रास्ते, वो हुड़दंग करते हुए स्कूल जाना, वो टीचर की डांट खाना, वो कुछ जवाब देना, कुछ नहीं आना, वो सारी बातें सपने से बन जाते हैं। सपनों के से दिन, और वे कलियां
उनकी जेब में पड़ी रहती थी। कौन सी कलियां? कभी कभी वे क्यारियों में उगे हुए फूल की कलियां चपरासी की नजर बचाकर तोड़ लिया करते थे स्कूल के अंदर से। वो कलियां जेब में पड़ी रहती थी, फिर वे उन्हें चबा जाया करते थे, खा जाया करते थे। क्या बचपन था यार! चिंता रहित खेलना, खाना व फिरना, निर्भय स्वच्छंद। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का भेद नहीं था, छुआछूत किसने जानी। बनी हुई थी अटा झोपड़ी और चिथड़ों में रानी, तो रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। वो बचपन की यादें हमारे साथ गुरुदयाल सिंह जी लेकर के आए हैं। और तालाब और रेत में नहाना, टॉपिक्स वाइज देखिए आप। तब स्कूल के शुरू साल में 1.5-2 महीनों की छुट्टियां होती थी। गर्मी की छुट्टियां लगती थी, और गर्मी की छुट्टियां भी उस समय वाकई कम से कम 1.5-2 महीने की छुट्टियां हुआ करती थी। 15 मई से लेकर के और पूरे जून तक 1.5 महीने की छुट्टियां होती थी। तो 1.5-2 महीने की छुट्टियां होती थी। इन दिनों में लेखक अपने ननिहाल चला जाता था। वहां नानी उन्हें खूब दूध दही मक्खन खिलाती थी और प्यार करती थी। यही तो है दादा दादी और नाना नानी। इस दुनिया में 2 पैर ऐसे हैं जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हमारे यहाँ पर हमारे दादा दादी होते हैं, उधर मम्मी के पक्ष में चले जाओ तो नाना नानी हुआ करते हैं। वहां पर अथाह प्यार मिला करता है। और लेखक को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि वो अपने नाना नानी के यहाँ चले जाते थे, जहां पर उन्हें अथाह दूध दही मक्खन मिला करते थे। वे दोपहर तक गांव के तालाब में नहाते थे। बाद में नानी से कुछ भी मांग कर खा लेते थे। नानी उनकी बोली और कम खाने की आदत से बहुत खुश होती थी। कम खाने की आदत से वो अपने पोतों को भी उनसे कुछ सीखने को कहती थी। कम खाया करो, जब देखो जब खाते रहते हो, इनसे कुछ सीखो। उनकी बोली, एक तो शहरों से जाने वाले बच्चे जो गांव में जाते हैं, उनकी भाषा जो होती है वो भाषा डिफरेंट होती है। तो गांव के जो लोग हैं उनकी भाषा को देखकर, उनको उनके रहन सहन भाषा को देखकर उन्हें इंपॉर्टेंट समझने लग जाते हैं। और ये साहब शहर से बच्चा आया है, शहर का बच्चा है। दूसरी बात खाने का, अब गांव के बच्चे हैं तो डपट के खाएंगे, ये शहर के बच्चे हैं लिमिटेड खाएंगे। तो ये जो कम खाते थे, थोड़ा बहुत खा लेते थे। जिस साल लेखक ननिहाल न जा पाता था, उस साल वह गांव के तालाब पर चला जाता था। जिस साल लेखक ननिहाल नहीं जा पाता था, उस साल वह गांव के तालाब पर चला जाता था। वो कपड़े उतार कर पानी में कूद जाता था। कुछ समय बाद रेतीले टीले पे चढ़कर वहां रेत के ऊपर लेटता था। वो महसूस करता था कि मैं नानी के गांव में हूं। फिर रेत से लथपथ होकर तालाब में छलांग लगा देता था। ऐसा वह और उसके साथी कई बार करते थे। कई साथी तो तैरने की मुद्रा में हाथ पांव भी हिलाते रहते थे। कहां पर? उस रेत के ऊपर। आपने देखा होगा नदी के किनारे वो रेत के घरौंदे बनाना, वो पैर डालकर थप थप करके उसके ऊपर रेत जमाना, फिर पैर को बाहर निकाल लेना, ये मेरा घर, ये तेरा घर। फिर उसमें एक ऊपर से छेद करना, एक डंडी लगा देना, ये चिमनी है भाई। ये बचपन के खेल हैं, ये बचपन की यादें हैं। फिर रेत से लथपथ हो जाना, हाथ पैर हिलाना जैसे वो तैर रहे हैं, परंतु उन्हें तैरना नहीं आता था, इसलिए कई बार वे गहरे पानी में चले जाते थे। उन्हें भैंस के सींग या पूंछ पकड़कर बाहर आने की सलाह दी जाती थी। कई बार मुंह में गंदा पानी भर जाता था और हाय हाय करके जैसे तैसे तालाब से बाहर निकल आते थे। कई बार उस तालाब में वास्तव में वो नहाते भी थे। रेत के ऊपर पड़े रहते, रेत से बाहर निकलकर तालाब में चले जाते। फिर तालाब में तैरना तो आता नहीं था, तो भैंस वगैरह जब वहां तैरा करती, भैंस वगैरह नहाया करती, भैंस की पूंछ पकड़ लेते, भैंस को पकड़ लेते, बचने का प्रयास करते, डूबने से बचने का प्रयास करते। ऐसी स्थिति में कई बार छटपटाहट हो जाती। सबके साथ होता है। वो गंदा पानी नदी का वो मुंह में चला जाता, पेट के अंदर चला जाता, छी आ करने लगते, लेकिन चला ही जाता था वो। फिर हम किसी से कहते तक नहीं थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि लोग हंसेंगे, लोग बातें करेंगे, ऐसा सोचकर किसी से कहते तक नहीं थे। छुट्टियों का काम मिलता, जब छुट्टियां 1.5 महीने की मिलती ना भैया, तो उन छुट्टियों का काम भी मिलता। जो होमवर्क आप लोगों को मिला करता है, वही होमवर्क मिला करता था।
इस प्रकार छुट्टियां बीतने लगती। 1 महीना बीतने पर छुट्टियों के काम की याद आने लगती। अरे यार 1 महीना समाप्त हो गया, सर ने जो काम दिया था वो काम तो पेंडिंग पड़ा हुआ है। होता है ना आपके साथ भी। हम क्या सोचते हैं, कल करेंगे, कल क्या सोचते हैं, कल करेंगे, कल, फिर कल से शुरू करेंगे, कल आता नहीं, दिन निकलते हुए चले जाते हैं। फिर हम किसी चमत्कार की आशा करते हैं, फिर लास्ट में धड़ाधड़ बैठ करके धड़ाधड़ लिखने घिसने लग जाते। फिर सोचते हैं कि हिसाब के 200 सवाल निकालने हैं। हिसाब का मतलब मैथ, गणित। सोचते यार गणित के 200 सवाल करने हैं, रोज 10 सवाल भी अगर अपन ने किए तो 20 दिन में हो जाएंगे, और अभी तो 10 दिन और बीत जाते। तब एक दिन में 15 सवाल निपटाने की बात सोचने लगते। भैया पहले एवरेज 10 का था, अब एवरेज कितने आ गया, 15 का आ गया। एक दिन में 15 सवाल करने होंगे बाबू, ऐसा सोचने लगते। कुछ लड़के सोचते कि काम नहीं करने के बदले मास्टर जी से पिटना सस्ता सौदा है। अरे काम नहीं करेंगे, एक दिन ही तो पिटना है ना, सर के हाथों पिट लेंगे। कहां यार इतना सारा काम करेंगे, पिटा लेंगे। लेखक भी ऐसे बहादुरों की तरफ सोचने लगता। ऐसे लड़कों का नेता था ओमा। ऐसे लड़के जो पढ़ाई से दूर भगते थे, ऐसे लड़के जो सोचते थे कि काम करने के बजाय सर की पिटाई खा लेंगे। उनका लीडर कौन था, ओमा। यहां पर ओमा एक पात्र है, ओमा कोई मीनिंग नहीं है, ओमा एक पाठ है। जो क्या करता था, ये सोचता था क्या हो जाएगा यार, सर क्या कर लेंगे, पिटाई तो करेंगे, काम नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा। ऐसी सोच वाले बच्चों का भी एक ग्रुप था, एक समूह था। फिर क्या होता, ओमा का भयंकर सिर, हो, खतरनाक चेहरा था। चेहरा क्या, सिर बहुत सॉलिड था। कैसा था, वो चाहे जिसके सिर से मारता था सामने वाले की हालत खराब हो जाती थी। सॉलिड बिल्कुल टाइट भेजा था उसका, ओमा का। ओमा मारने पीटने बातें करने और गालियां देने में सबसे ऊपर था। हाँ साहब, वो बहुत भयंकर वाला बालक था। नॉर्मल सी बातों, छोटी छोटी बातों पर मारपीट करना। ओमा वो चीज थी, वो लड़का था, ऐसा लड़का था जिसको छोटी छोटी बातों पर मारपीट करना, झगड़ा करना, गाली गलौज करना, अरे नॉर्मल सी बात थी उसके लिए। उसका सिर हांडी जैसा बड़ा था, इतना बड़ा। वो लड़ाई में क्या करता था, सिर से वार करता था। वो केवल 4 फुट का ठिगना सा लड़का था। आंखें बिल्ली जैसी थी, चेहरा बंदरिया जैसा था। उसके सिर की जबरदस्त चोट से उससे 3 गुना बड़े लड़के भी करहा उठते थे। लड़कों ने उसके सिर की टक्कर का नाम रेल बम्बा रखा हुआ था। याद रखे, किसका था, लड़कों ने उसके सिर की टक्कर का नाम। वो सिर से जो टक्कर देगा उसका नाम था रेल बम्बा। ओ भैया रेल का बम्बू है ये, भड़ाक से टक्कर देगा, सामने वाले का भेजा तोड़ देगा। इतना खतरनाक तो उसका चेहरा था। किसका, हम बात किसकी कर रहे हैं, ओमा की। ओमा एक ऐसा ही पात्र है आपके इस पाठ के अंदर। अब स्कूल था तो स्कूल में पीटीआई साहब भी थे, पीटी मास्टर। और पीटी मास्टर का डर सबके मन के अंदर समाया हुआ था, क्योंकि वो बढ़िया पिटाई करते थे, डिसिप्लिन थे। लेखक का स्कूल छोटा सा था। सुबह प्रार्थना के समय सभी लड़के कतारों में खड़े हो जाते थे, जैसे कि हम होते हैं। अध्यापक भी एक जगह कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते थे। जब जैसे बच्चे खड़े होते थे तो उनके पीछे पीछे टीचर्स भी खड़े होते हैं। जैसे हमारी असेंबली होती है तो असेंबली में सारी फैकल्टीज पीछे खड़ी होती हैं, कुछ आगे खड़े होते हैं, कुछ पीछे खड़े होते हैं। इसी प्रकार वहां भी खड़े हो जाते थे। अध्यापक भी एक तक जगह कतार बांध खड़े होते थे। परंतु पीटी मास्टर प्रीतम चंद, द नेम ऑफ द पीटीआई सर इज प्रीतम चंद, लड़कों की कतार ठीक कराने का काम करते थे, क्योंकि वो फिजिकल टीचर थे। लड़के उनसे बहुत भयभीत रहते थे। सभी लड़के पहले और आखिरी लड़के को देखकर सीधी कतार बनाते तथा बीच का अंतर भी बराबर रखते। जरा भी किसी लड़के ने कतार तोड़ी या खुजली की कि प्रीतम चंद जी उस पर बाज की तरह झपट पड़ते थे और हो गई फिर पिटाई शुरू।
हालत खराब थी बच्चों की। प्रीतम चंद जी जो पीटीआई सर थे वो बिल्कुल व्यवस्थित उनका सिस्टम था और व्यवस्थित ही वो रहना चाहते थे, व्यवस्थित ही बच्चों को रखना चाहते थे। ठीक है, तो नाम क्या था पीटीआई सर का? प्रीतम चंद। याद रखेंगे क्या नाम था? प्रीतम चंद। यस। हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा स्वभाव से बहुत नरम और हंसमुख थे। दोनों अलग अलग है, देखो। हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा स्वभाव से बहुत नरम और हंसमुख थे और इधर प्रीतम चंद जी बहुत स्ट्रिक्ट थे, वे अंग्रेजी पढ़ाते थे। कौन? हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी जो थे वो पढ़ाते थे अंग्रेजी। गुस्से में वे भी अपनी आंखें झपकाने लगते थे तथा लड़कों के गालों पर हाथ की उंगलियां के चपत लगाया करते थे। वह चपत उन्हें नमकीन पापड़ी जैसी मजेदार लगती थी। वह चपत नमकीन पापड़ी जैसे मजेदार लगती थी। किनको? उन बच्चों को। हेडमास्टर साहब जब मारते थे, आहा क्या चिपकाते थे गाल पे, नमकीन पापड़ी जैसी टेस्टी लगती थी। और उधर पीटी सर, पीटीआई सर की मारे हालत खराब थी। हेडमास्टर साहब क्या पढ़ाते थे? इंग्लिश पढ़ाते थे। अब देखो, बच्चे जब अच्छा काम करते हैं तो उनको शाबाशी भी मिलती है। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने, होती कि नहीं होती है? जब थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो डांट पड़ जाती है, तो फिर अच्छे काम के लिए शाबाशी भी मिलना चाहिए। और शाबाशी क्या? शाबाशी का मोह बच्चों को बहुत अधिक होता है। यही बच्चों के पास सबसे बड़ी चीज होती है, उन्हें एप्रिशिएट किया जाए क्लास के अंदर। अच्छे बच्चे जो पढ़ाई करने वाले हैं उनको वास्तव में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बहुत अच्छा किया आपने। तो बच्चे क्या होते हैं? इससे प्रोत्साहित होते हैं। बच्चे खुशी से स्कूल नहीं जाया करते थे। राजी राजी स्कूल जाने का तो मतलब ही नहीं था, परंतु स्काउटिंग का अभ्यास कराते समय जब उन्हें रंगीन झंडियां हिलाने का मौका मिलता तो बहुत मजा आता था। जब स्काउटिंग की परेड होती, बच्चों को पढ़ने में उतना मजा नहीं आता जितना अदर एक्टिविटीज के अंदर मजा आता है। स्काउटिंग के कैंप लगना, स्काउटिंग की अदर कई तरह की एक्टिविटीज होना, हाथों में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो तिरंगा लहराना, मजा आता था। जब टूर्नामेंट होते थे तब बच्चों का एकत्रित होकर के खेलना, उसमें अपनी टीम का फेवर करना, उसमें नारे लगाना, अपने स्कूल का फेवर करना, क्या बड़ा मजा आता था। आनंद आ जाता था। जब लड़के बिना गलती किए झंडियां फहराते थे तो पीटी मास्टर उन्हें शाबाशी दिया करते थे। बिना गलती किए झंडियां फहराते थे। यस, हर बच्चा कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को ध्यान रखा जाए। कई बच्चे पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं कर पाते तो वो गेम्स में होते हैं, पढ़ाई गेम्स में नहीं होते तो वो सिंगिंग में होते हैं। कहीं न कहीं उसका अपना इंटरेस्ट होता है, स्टूडेंट का अपना इंटरेस्ट होता है कहीं न कहीं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये बच्चा एक फील्ड में वर्क नहीं कर रहा तो दूसरे फील्ड में भी नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि पहले हम जितनी आवश्यक है उतनी आवश्यक पढ़ाई कर लें, नॉलेज प्राप्त कर लें, उसके बाद हम अदर एक्टिविटीज के अंदर पार्ट लेते रहेंगे। उसे पकड़कर लड़कों को लगता था मानो उन्होंने फौज का कोई तमगा जीत लिया हो, मेडल, तमगा, मेडल। किसे पकड़कर? उन झंडियों को, उसे पकड़कर, उसे पाकर, उसे मतलब झंडी को। वो जो झंडी थी उन झंडियों को पा करके ऐसा लगता था मानो कि क्या पकड़ लिया हो, उनको तमगा जीत लिया हो। उन्हें पीटी की गुड शैस गुडों से अधिक मूल्यवान प्रतीत होती थी। गुड शैस गुडों से अधिक प्रतीत होती थी। क्लास में बहुत सारे गुड मिलते, इसके बजाय वहां फील्ड में जब गुड मिलता वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता था। वाह मजा आ गया। और ये ध्यान भी रखने की जरूरत है कि बच्चों को एप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, उत्साहित करना बहुत जरूरी है। अच्छे काम के लिए शाबाशी मिलना जरूरी है, उससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। आप लोग छोटी छोटी बातों में नहीं कहते कि सर गुड़ तो दे दो। हमें उस मनोविज्ञान को समझने की जरूरत है कि बच्चा जो गुड़ मांग रहा है उस गुड़ से उसको क्या मिलने वाला है, उसको प्रोत्साहन मिलने वाला है।
उसको मनी मन खुशी होगी कि मैंने अच्छा काम किया तो उसके लिए सर ने मुझे गुण दिया है। यह जरूरी है, यह हम टीचर्स को भी समझने की जरूरत है। पुरानी किताबों से बोरियत होती थी। कैसे होती थी बोरियत? देखिए, लेखक को हर वर्ष नई पुस्तकों की बजाय पुरानी पुस्तकें मिला करती थी। हरता है ना, हम सेकेंड हैंड ले लेते हैं। एक नई क्लास में जाने पर बच्चे के मन के अंदर एक जुनून होता है, नई बुक्स आएंगी, नई किताबें होंगी, नई क्लास आई है। लेकिन यहां था उसे सेकेंड हैंड बुक्स मिला करती थी। हेडमास्टर शर्मा जी किसी धनाढ्य घर के बच्चों की किताबें लाकर उसे दे दिया करते थे। जो धनवान बच्चे थे, पैसे कौड़ी वाले अच्छे बच्चे थे, उनसे ले लेते थे, भाई तुम तो इनको रद्दी में बेचोगे, इसके बजाय किसी बच्चे के काम आएगी तो इसको रद्दी में मत बेचो, दे दो। यदि उन्हें पैसे खर्च करने पड़ते तो शायद पढ़ाई तीसरी चौथी कक्षा में ही छूट जाती, ऐसा कह रहे हैं बच्चे। पैसे खर्च करने पड़ते तो तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ाई छूट जाती, क्योंकि शायद हम पढ़ाई का वो खर्चा एडजस्ट नहीं कर पाते, वहन नहीं कर पाते। लेकिन चूंकि हमें पैसे खर्च नहीं करने पड़ते थे, हेडमास्टर शर्मा जी हमारी पढ़ाई की व्यवस्थाएं करवा दिया करते थे, इसलिए हमारी पढ़ाई चलती रही। उन दिनों कॉपियां, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दवात पर मुश्किल से साल भर में 1 रुपया खर्च होता था। कॉपी, पेंसिल, होल्डर, पेन और स्याही की दवात पर मुश्किल से साल भर में 1 रुपया खर्च होता था। साल भर में 1 रुपया। लेकिन बच्चों, उस 1 रुपए की वैल्यू बहुत थी। 1 रुपए में पूरे महीने का राशन अर्थात खाने पीने की व्यवस्थाएं हो जाया करती थी। इतना महत्वपूर्ण था 1 रुपया। परंतु उन दिनों 1 रुपए में 1 सेर घी आ जाया करता था। 1 सेर, सेर का मतलब 1 kg। यस, 1 किलो घी आ जाता था 1 रुपए में। अब आज 1 रुपए का घी कितना हो गया? 1 किलो घी लगभग 600 रुपए। तो 600 रुपए साल भर का कॉपी, पेन, पेंसिल वगैरह का जो खर्चा होता था वो इतना हो जाया करता था। इसलिए केवल अमीरों के बच्चे पढ़ने जाया करते थे, क्योंकि उनके पास में पैसे थे भैया। गरीब आदमी के बच्चे उस समय पढ़ने में सक्षम नहीं होते थे। ऐसा नहीं वो पढ़ाई नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके पास खर्चे करने की कैपेसिटी नहीं होती थी। लेखक अपने 2 परिवारों में पहला लड़का था जो पढ़ने जा रहा था। 2 पीढ़ियों में पहला लड़का था लेखक जो पढ़ने जा रहा था, वरना किसी को पढ़ाया ही नहीं गया था। लेखक को जब नई कक्षा में जाने का शौक कभी नहीं जागा। उसे कई कॉपियों और पुरानी किताबों से अजीब सी गंध आया करती थी। वो जो पुरानी किताबों से पढ़ा करता था तो उसे हमेशा ऐसा ही लगता था मैं पुरानी क्लासों में पढ़ता रहा हूं। नई किताबों में एक नयापन जो उसको मिलना चाहिए था, वो नयापन उसे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसकी किताबें पुरानी हुआ करती थी। उसे ऐसा कभी लगता ही नहीं था कि मैं किसी नई क्लास में आया हूं। लेखक को देखो, ये बचपन की सोच होती है, वरना किताबें वही हैं। जो बुक पिछली क्लास लड़के ने पढ़ी उसी बुक को हम पढ़ रहे हैं, हमारे बाद वाला भी उसी को पढ़ेगा जब तक वो कोर्स चेंज नहीं हो जाता। लेकिन हमारी मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है, हमारी सोच ऐसी बन जाती है कि हम नई क्लास में आए हैं तो हमारी बुक्स नई होनी चाहिए। ये क्या है? ये बाल मन का मनोविज्ञान है, ये मन की सोच है। उस बच्चे के मन के अंदर ऐसा आने लग जाता है। आज लेखक को लगता है कि शायद मास्टरों की मारपीट और आगे की मुश्किल पढ़ाई के कारण ही उसे पढ़ाई रुचती नहीं थी, अच्छी नहीं लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी। रुचती नहीं थी मतलब रुचिकर नहीं थी। क्यों? लेखक को लगता था कि शायद मास्टरों की मारपीट और आगे की मुश्किल पढ़ाई के कारण, पढ़ाई भी थोड़ी टफ हो गई थी और अब क्या था, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था पढ़ना लेखक को। उसे स्कूल अच्छा लगता था तो बस मास्टर प्रीतम चंद द्वारा कराई गई परेड, रिहर्सल तथा बूटों की खटखट से दाएं घूमने के कारण अच्छा लगता था। जब परेड होती थी, लेफ्ट राइट होती थी, रिहर्सल होती थी, लेफ्ट राइट होती थी, और जब हम चलते थे बड़े शान से अकड़ कर,
तब अपने आप में गर्व होता था कि वाह, वी आर इंडियन, और हम अपने देश के लिए सैनिक के रूप में तैयार हो रहे हैं। तब हमें अच्छा महसूस होता था, अच्छा लगता था। ऐसी विचारधारा लेखक के मन से जन्म ले रही है। अब देखो यहां लेखक कर क्या रहा है, उसके बीते हुए जो सपने हैं, बीते हुए दिन हैं, उन्हें सपनों के रूप में याद कर रहा है। एक समय था जब उसे ऐसा लगता है कि हम भी इन चीजों से गुजरे हैं। अब वो की सारी चीजें, बातें जो आज आपके और हमारे साथ होती हैं, वही बातें, वही चीजें कि देखो बेटा, बचपन तो सबका ही होता है। उस बचपन में कौन किस तरह से आगे बढ़ा, किसने किस तरह से अपने व्यवहार को बनाया, जिया, अपना अपना बचपन अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार होता है। ठीक है। फौज में भर्ती होने का दृश्य आगे का जो टॉप आता है हमारा, उस समय विश्व का दूसरा विश्व युद्ध निकट आ गया। नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों की गिरफ्त में मर चुका था। राजकुमार अभी विलायत में पढ़ रहा था। अंग्रेज गांव के युवकों को फौज में भर्ती करने के लिए आए। दूसरा विश्व युद्ध आ गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उनके साथ नौटंकी करने वाले भी थी। उस वक्त युवाओं को आकर्षित करने का जो तरीका था वो अलग था। आज हम ढोल बजा करके निकलते हैं तो पता लगता है समथिंग डिफरेंट कुछ हो रहा है, हम उसे देखने जाते हैं। उस समय नौटंकी करने वाली भी आए थे। नौटंकी नाटक ही मानेंगे अपन इसको। स्टेज पर वे गांव के युवकों को फुल बूट का लोभ दिखाकर भर्ती करना चाहते थे। फुल बूट, बूट मींस जूते, और फुल का मतलब बड़े बड़े। फुल बूट और बूट का मतलब क्या है? जूते। बूट मींस है जूते। कौन से जूते बेटा? वो बड़े बड़े जूते। लोभ दिखाकर भर्ती करना चाहते थे। इससे वे गाना गाते थे, भर्ती हो जा रे रंगरूट, हो जा पलटन में। रंगरूट है युवा, तुम भर्ती हो जाओ किसमें? अंग्रेजी फौज में। बड़े बड़े सूट बूट मिलेंगे, खाने को शानदार भोजन मिलेगा, प्रलोभन दिया करते थे, लालच दिया करते थे। लेखक को स्कूल में वर्दी और बूट जुराब पहनकर फौज का ही अनुभव होता था। वो सारे दृश्य जो होते थे जब वो परेड में जाता था, जब बड़े बड़े जूते, जुराब, बिल्कुल क्या क्या मिलते थे स्कूल में? वर्दी, वर्दी मतलब यूनिफॉर्म, पोशाक, यूनिफॉर्म, और बूट, जूते, जुराब, मोजे जब मिलते थे वो पहनकर फौज का ही अनुभव होता था। उसे पूरा ऐसा लगता था जैसे कि मैं पूरा मिलिट्री मैन बन गया हूं। अब मास्टर प्रीतम चंद जी की शक्ति देखिए आप। मास्टर प्रीतम चंद जी कभी मुस्कुराते नहीं थे, वाह, सीरियस रहा करते थे बिल्कुल। उनका रंग रूप और स्वभाव डरावना था। उनके बूटों के पंजों के नीचे कील तथा एड़ियों में खुर्रियां लगी रहती थी। खुर्रियां लोहे की, घोड़े की नाल, गुड़नाल पांव में जब चलते थे तो चाट 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 आवाज आया करती थी। बच्चे प्रीतम चंद जी से नफरत करते थे क्योंकि वो ठोकते बढ़िया थे, पीटते बढ़िया थे। कारण था मारपीट। एक दिन वो फारसी पढ़ाने के लिए कक्षा में आए। उन्होंने बच्चों को एक शब्द रूप याद करने के लिए दिया। वो शब्द रूप कठिन था। सब बच्चों ने बार बार याद किया, किंतु अगले दिन कोई नहीं सुना पाया। मास्टर जी ने सब लड़कों को कान पकड़ने के लिए कहा। सबने मुर्गा बनकर कान पकड़ लिए। मास्टर जी चीखे, पीठ ऊंची करो। पीठ ऊंची करने पर कुछ ही मिनटों में पैरों में जलन होने लगती है। मुर्गा बना दिया भैया, कुकड़ू को बुलवा दिया। फारसी भाषा का जो शब्द दिया था, शब्द रूप, जैसे शब्द रूप संस्कृत में होते हैं वैसे फारसी पढ़ाने आते थे, और शब्द रूप याद करने के लिए दिया, मुर्गा बना दिया। मुर्गा बनाकर कहा ऊंचे हो जाओ पीछे से। अब जैसे ऊंचे होंगे ऐसे करके तो पैरों पे जलन होने लग जाएगी। हाथ में डंडे खाना, पीठ पर पिटाई खाना, खोपड़ी में चिपक जाना, मुर्गे बना देना,
ये सब बड़े अजीब अजीब तरह के दंड हुआ करते थे जो टीचर्स दिया करते थे। लेकिन देखो, उनके पीछे उनकी कोई व्यक्तिगत द्वेषता नहीं होती थी। उनका उद्देश्य क्या होता था? एकमात्र अपने शिष्य को, अपने बच्चे को परफेक्ट बनाना, अपने बच्चों के अंदर एक जागृति लाना, अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति जोड़ना। तो पीटी मास्टर जो थे, कारण था मारपीट। मारपीट के कारण बच्चे डरते थे और पीठ ऊंची करने पर कुछ मिनटों में पैरों में जलन होने लग जाती थी। हेडमास्टर की प्रीतम चंद को डांट। अब हेडमास्टर ने प्रीतम चंद जी को डांटा भैया, पीटीआई साहब को। क्यों डांटा? हेडमास्टर शर्मा जी ने लड़कों को मुर्गा बने हुए देख लिया, बच्चों को पनिशमेंट दिया जा रहा है, उन्हें यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने उत्तेजित होकर, क्रोधित होकर लिख देंगे हम, यहां पर वही अर्थ आएगा। उन्होंने क्रोधित होकर प्रीतम चंद जी से कहा, क्या चौथी कक्षा के बच्चों को सजा देने का यही ढंग है? फौरन बंद करो। यह कहकर हेडमास्टर गुस्से से कांपते हुए अपने कमरे में चले गए। फोर्थ क्लास के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों को इतना टिपिकल तरीके का, इतना कठोर तरीके का पनिशमेंट दिया जाना गलत बात है। गुस्सा आ गया हेडमास्टर जी को, उन्होंने कहा बंद करो ये। कई दिनों तक मास्टर प्रीतम चंद स्कूल नहीं आए, क्योंकि वो अनुशासित टीचर थे, उनका तरीका अलग था। लेकिन बच्चे उनके व्यवहार से किसी भी कारण कहिए आप, लेकिन अनुशासित रहा करते थे। कई दिनों तक स्कूल नहीं आए। पता चला कि हेडमास्टर ने उन्हें मुअत्तल करके आदेश की मंजूरी के लिए नाम नाभा भेज दिया है। मुअत्तल करके, मुअत्तल का मतलब रेस्टिकेट, उन्हें रेस्टिकेट कर दिया गया है, हटा दिया गया है नौकरी से, और नाभा भेज दिया था, वहां से हटा करके भेज दिया उनको। पता चला प्रीतम चंद को इस मुअत्तली से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपने कमरे में बड़े आराम से रह रहे थे। उनके पास बड़ी कक्षाओं के लड़के उनका कामकाज निपटाने आ जाते थे। उन्होंने बताया, प्रीतम चंद तोते के पिंजरे में बंद तोते को बादाम की गिरी छील कर खिलाते रहते हैं और उससे बातें करते रहते हैं। लेखक को हैरानी होती थी, इतना कठोर मनुष्य तोते से मीठी बातें कैसे कर लेता है? क्या तोते को उससे कोई डर नहीं लगता? क्या तोता और तोते के साथ रहते हुए उनको बादाम गिरी छीलकर खिला रहे हैं, क्या सिद्ध होता है? ऐसा नहीं था कि सिर्फ प्रीतम चंद जी जो थे वो इतने स्ट्रिक्ट ही थे, अरे वो सॉफ्ट हार्टेड भी थे, वो कोमल हृदय भी थे। लेकिन अपने फर्ज के प्रति कई बार क्या होता है, हम जिस माहौल में, जिस दायित्व, जिस ड्यूटी को निभाते हैं, उसमें फिर रम जाते हैं। हमारा कलेक्टर वैसा ही होता हुआ चला जाता है, हमारी आदत में आ जाता है वो चीजें। हम नहीं चाहते ऐसे करना, लेकिन वो हमारी आदत में आ जाता है। प्रीतम चंद जी के साथ भी वही था। वो स्वयं अनुशासित रहना चाहते थे और अनुशासन में रखना चाहते थे। सामने वाले के लिए उसका तरीका अलग हो जाता है, समझने का तरीका अलग हो जाता है। लेकिन प्रीतम चंद जी के प्रति उनका खुद का जो रवैया था वो उन्हें गलत नहीं लगता था, क्योंकि वो ईमानदारी से काम करते थे। इस प्रकार का व्यवहार और ऐसा तरीका आपको कई टीचर्स का नजर आता है। कई बार हम भी आप लोगों के साथ स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि जो कुछ आप कर रहे हैं, आप लोगों को तो पता नहीं होता कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की तो उम्र ही ऐसी है जहां पर हर शरारत आपको अच्छी लगती है, हर बात आपको अच्छी लगती है, और हर गाइड करने वाला आपको गलत लगता है। कि यार ये देखो, जब देखो एसएम सर पीछे पड़े रहते हैं, एसएम सर टोंकते हैं। इट्स आवर ड्यूटी बेटा। हम जितना प्यार आप लोगों से करते हैं, उतना दायित्व, उतनी जिम्मेदारी भी हमारी आपके प्रति बनती है। जब आप हमारे पास होते हैं तो हम आपके पेरेंट होते हैं। हमारा दायित्व इस कहानी के अनुसार जब आप दे रहा हूं मैं, हमारा दायित्व आपके पेरेंट्स से भी ज्यादा बढ़ जाता है। उस समय जब हम आपको टोंकते हैं तो आपको बुरा लगता है, हम भी समझते हैं आपको बुरा लगता है, लेकिन आप हमारी जगह होकर देखिए, हम जिन परिस्थितियों में आपको मैनेज करके चलते हैं। एक टीचर क्लास के अंदर होता है, 25, 30, 40 बच्चे क्लास के अंदर होते हैं।
उन 40 बच्चों को अगर वो एक एक बच्चे को बिल्कुल ऐसे टैकल करने लग जाएगा तो शायद वो बच्चे सिर पर बैठ जाएंगे। आप कुछ सोच करके देखिए, होता है ना। इसलिए जो मास्टर प्रीतम चंद थे, वो प्रीतम चंद जी, आपको तोते को जो गिरी खिला रहे हैं उससे पता लग सकता है वो कितने सॉफ्ट थे, लेकिन बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहा करते थे। क्यों रहते थे, क्या कारण था? क्योंकि स्ट्रिक्ट नहीं रहते तो प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि वो पीटी सर है, उनको अनुशासन का दायित्व उनके पास ही होता है। चलिए, पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न हैं जिनको हम आपके समक्ष सोल्व करेंगे, आप सब मिलकर के हम मिलकर सोल्व करेंगे। कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? कोई भी भाषा हो, आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, हम धीरे धीरे उस भाषा को समझने लग जाते हैं। आपकी अपनी सिटी में, आपकी अपनी कोटा सिटी के अंदर देश विदेश सभी जगह कई बच्चे यहां पर रहा करते हैं, लेकिन क्या कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम बनती है? शुरू शुरू में जब बच्चा उसको समझता नहीं है, भावों को नहीं समझता, लेकिन जब हम एक दूसरे के भाव समझने लग जाते हैं तो भाषा नॉट मैटर, लैंग्वेज का मैटर नहीं होता। लेखक बताता है कि बचपन में उनके अनेक साथी हरियाणा तथा राजस्थान की बोली बोलते थे। कुलदयाल सिंह जी कह रहे हैं कि बचपन में उनके अनेक साथी हरियाणवी और राजस्थानी बोला करते थे, उनकी बोली उन्हें समझ नहीं आती थी, इसलिए वे कई बार उनकी बोली की हंसी भी उड़ाते थे, परंतु जब वे बच्चे मिलकर खेलने लगते थे तो उनकी बोली अपने आप समझ में आने लग जाती थी। इससे सिद्ध होता है आपसी व्यवहार में कोई भी भाषा बाधा नहीं डाल सकती। जब हम खेलते हैं, जब बच्चे खेलते हैं, थोड़े समय के बाद वो सिस्टम हमारे समझ में आ जाता है और भाषा नॉट मैटर, भाषा का कोई मतलब रहता ही नहीं है, भाषा का मैटर होता ही नहीं है। क्योंकि हमें लगने लगता है अरे यार ये खेल तो हमने भी खेला है, लेकिन हम इस रूप में खेलते हैं, हम इस बॉल को गेंद बोलते हैं। ये भाषा का अंतर जो आता है वो कुछ पल के लिए हमारे बीच होता है, लेकिन बच्चे आपस में मिलकर जब एक दूसरे का सहयोग देने लगते हैं, साथ रखने लगते हैं, तो फिर उनके अंदर वो अंतर समाप्त हो जाता है। पीटी साहब की पोशाक फौज के तमगों सी क्यों लगती थी, स्पष्ट कीजिए। पीटी साहब की शाबाशी, वो जो शाबाशी दिया करते थे वो फौज के तमगों सी, मेडल, मानो कि फौज में मेडल मिल गए हो। ऐसा क्यों लगता था कि पीटी साहब जो शाबाशी दिया करते थे, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ऐसा लगता था कि साहब हम फौजी हैं और हमें फौज में मेडल मिल गया हो। ऐसा क्यों लगता था? सभी बच्चे पीटी मास्टर से के रोब-दाब से डरते थे। रोब-दाब, उनका जो रोब था, प्रभाव, उनका जो प्रभाव था उस प्रभाव से डरा करते थे, डरते थे, इसलिए वे उनकी शाबाशी और प्रशंसा को भी बहुत बहुत महत्व देते थे। आपको सोचिए, जो टीचर, जो व्यक्ति, या आप पेरेंट्स की बात कीजिए, पापा अगर बिल्कुल रोबीले स्वभाव वाले हैं और कभी कभी वो प्यार से सिर पर हाथ फेर देते तो मजा आ जाता है। कभी कहते हैं शाबाश बेटा, अच्छा किया, कितना मजा आता है, ऐसा लगता है बाहर मिल गया हो, बहुत बड़ा इनाम मिल गया हो। तो यही था, पीटी साहब जब परेड कराते थे और उसके अंदर शाबाशी देते थे तो लगता था बहुत बड़ा मेडल मिल गया हो। इसलिए उनसे मिली गुड उन्हें अन्य अध्यापकों से मिली गुडों से अधिक मूल्यवान होती थी। गुडों, बहुत सारी गुड मिलती थी अन्य अध्यापकों से, अगर मिलती उससे ज्यादा वो एक गुड इंपॉर्टेंट थी। अगर बहुत सारे अध्यापक मिलकर भी बहुत सारे गुड का बहुवचन कर दिया गया यहाँ, ठीक है, बहुत सारे गुड मिलते उससे अधिक मूल्यवान होती थी। यही कारण है पीटी मास्टर से मिली शाबाशी उन्हें फौज के तमगे के समान महत्वपूर्ण लगती थी। पीटी मास्टर साहब जो शाबाशी देते थे वो लगता है कि बहुत बड़ा प्राइज, बहुत बड़ा इनाम उनको मिला हो, ऐसा महसूस होता था, ऐसा लगता था। स्काउट परेड, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी जवान क्यों समझने लग जाता था? जब परेड होती थी लेखक को लगता था वाओ, इस समय मैं फौजी हूं, मैं जवान हूं। वो हिलाती हुई झंडियां, हाथों में चलती हुई झंडियां, वो यूनिफॉर्म, वो जूते, वो खटखट करती हुई आवाजें आनंद भर देती थी। लगता था
आज मैं फौजी हो गया हूं। लेखक ने फौजी जवानों के फुल बूट वो बड़े बड़े जूते पांव में पहने जाने वाले, शानदार वर्दी, उनकी लेफ्ट राइट परेड आदि को देखा था। फौज के जवानों की परेड को देखा था, उनकी पोशाक को देखा था, और जब वही पोशाक उसे खुद मिल रही है, खुद मिलती है, मजा आ गया। अपनी गरीबी के कारण, लेखक ने कहना चाहा है, अपनी गरीबी के कारण वह फौज के जवानों को बहुत महत्वपूर्ण मानता था। वो ये समझता था मैं तो फौज में जा नहीं सकता, मैं फौजी हो नहीं सकता, लेकिन कम से कम इन्हें देखकर अपने जी को खुश कर लेता हूं। और फिर वही मौका जब पीटी परेड में मिलता था तो वो अपने आप को उसी फॉर्म में ले जाता था, उसी दृश्य, उसी फॉर्म को वो अपने मस्तिष्क में सेट कर लेता था। यही कारण है कि जब स्काउट की वर्दी पहनकर, गले में रंगीन रुमाल डालकर, झंडियां हिलाती हुए परेड करता था तो उसे फौजी जवानों की शान का अनुभव होता था कि वो भी एक फौजी है। और सही है, वास्तव में हम अगर सकारात्मक सोच रख करके आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिविटी हमारे अंदर होगी, तो शायद हम काम बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। जब लेखक वो स्काउट की परेड होती थी, उस स्काउट की परेड में अपने आप को परफेक्ट सैनिक मानता था, बिल्कुल शानदार सैनिक मानता था। और सैनिक मान करके जब आप उस रोल में ढल जाते हो तो फिर आपको वही रोल पसंद आने लगता है, आप वैसे होने लग जाते हो। ये था हमारे पाठ का प्रश्न संख्या 3। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हेडमास्टर जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया, फ्री क्यों कर दिया? या सपनों के से दिन पाठ के आधार पर लिखिए कि हेडमास्टर शर्मा जी ने प्रीतम चंद को क्यों मुअत्तल कर दिया, मतलब हटा दिया, नौकरी से क्यों हटा दिया। आंसर देखिएगा, हेडमास्टर शर्मा जी ने देखा कि पीटी मास्टर ने चौथी कक्षा के छात्रों को क्रूरता पूर्वक मुर्गा बना रखा है। उन्होंने देखा चौथी क्लास के बच्चों को पनिशमेंट दिया जा रहा है, और पनिशमेंट भी ऐसा मुर्गा बना दिया। मुर्गा बनाकर पीछे से कहा जाता है ऊंचा अगर ऊंचे हो। हाँ, केवल इतना ही नहीं, उनसे पीठ ऊंची करने का आदेश दिया गया। ये स्थिति बहुत भयंकर होती है, बहुत दयनीय होती है, इसमें पैरों में जलन होने लग जाती है। कहीं न कहीं इस दौर से कोई न कोई हम में से गुजरा जरूर है, क्योंकि हम शैतानियां करते हुए मानते नहीं, तो कहीं न कहीं हमें प्रसाद के रूप में मिल ही जाता है क्या, ये पनिशमेंट। केवल इतना ही नहीं, उनसे पीठ ऊंचा करने का आदेश दिया जाता। यह स्थिति बहुत भयंकर होती थी, विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए यह दंड भीषण यातना जैसा होता था। यातना, कष्ट, हाँ, या इसको हम दंड भी कह सकते हैं। भयंकर दंड होता था, यातना सहन करनी पड़ती थी भीषण। इसे अनुचित मानते हुए हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी मास्टर को मुअत्तल कर दिया। भैया रहने दो, हमें ऐसे टीचर की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सोचकर ऐसा कहा गया। वो लेखक का अपना लुकआउट था कि वो हेडमास्टर को सही मान रहा था या फिर पीटी मास्टर प्रीतम जी को सही मानता था। दोनों अपनी जगह थे, क्योंकि जो पीटी टीचर हैं, पीटी टीचर क्या चाहते थे, बच्चे अनुशासित रहें। हेडमास्टर जी गलत क्यों नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों को इतना बड़ा पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए था। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी, हम दौड़ करके भगे भगे स्कूल जाएं ऐसा नहीं लगता था, फिर भी उन्हें क्यों स्कूल जाना अच्छा लगने लगा? फिर क्या हुआ था, आखिर क्या कारण था कि स्कूल अच्छा लगने लग गया? देखिए जवाब, लेखक मानता है कि बचपन में उन्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, फिर भी स्काउटिंग का अभ्यास करते समय, यस, जब स्काउटिंग की परेड होती तो उन्हें स्कूल अच्छा लगने लगता था कि वाह यार, आज तो परेड होगी। उस परेड में हमें मिलेंगे वो बूट ऊंचे ऊंचे, घर से पहनकर चलेंगे, शानदार रुमाल होगा गले में, वर्दी होगी अलग, कैप होगी सिर पर, और हम खड़ा खड़ा करके और अपने पैरों को रखते हुए हम परेड करेंगे। वो समय
कितना अच्छा होगा। उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता था जब वे नीली पीली झंडियां लेकर पीटी साहब की सीटी पर 1 2 3 कहने पर झंडियां ऊपर नीचे करते थे। आहा, मजा आता था। या दाएं बाएं करते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। खाकी वर्दी जो पुलिस वालों की होती है, वो खाकी वर्दी और गले में 2 रंग का रुमाल लटकाना भी उन्हें काफी अच्छा लगता था। अरे क्या क्रेज होता उन चीजों का, बड़ा मस्त वाला। विशेष रूप से जब पीटी मास्टर उन्हें शाबाशी देते थे तो उन्हें स्कूल बहुत अच्छा लगने लगता था। कितने अच्छे हैं यार हमारे सर। प्रीतम चंद जी कितने अच्छे हैं। आज देखो थैंक यू बोला, आज देखो वेरी गुड बोला, आज शाबाशी मिला, कितना अच्छा लगा। अच्छा लगता है। लेकिन वही चीज स्कूलिंग में अच्छी नहीं लगती थी जो स्काउटिंग में अच्छी लगती थी, है ना। ये बच्चों की क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है तो उसका मन किस चीज में लगता है। आप सभी बच्चे हैं, आप सबका दिमाग अलग अलग है, आपकी सोच अलग अलग है, अलग अलग फील्ड में हम लोग एक्टिवेट हैं तो हमें वही फील्ड अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी शांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। समय निकलता चला जाता था, महीने भर का काम जो होता था सभी बच्चे करते हैं, लेखक भी यही करता था। पहले शेड्यूल बांट लेता था, एक दिन में कितना कितना काम करना है। दिन निकलते चले जाते थे, कल करेंगे परसों करेंगे। लेकिन जब समय निकलता जाता था फिर वो क्या सोचता था, किसकी तरह, ओमा की तरह। हाँ ठीक है यार, जो होगा एक दिन पिटाई खा लेंगे। या ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, सपनों के से दिन के आधार पर बताइए लेखक छात्र जीवन में छुट्टियों का काम पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाता था। छुट्टियों में जो काम मिला था उस काम को पूरा करने के लिए कैसे मैनेजमेंट जो था उसका क्या था, कैसे मैनेज करता था, कैसे बनाता था। लेखक अपने स्कूली जीवन में छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने की बात तब सोचना शुरू करता था जब छुट्टियां खत्म होने में 1 महीना बाकी रह जाता। 15 दिन तो समाप्त हो गए, 1 महीना बचा है। हिसाब के मास्टर जी के कम से कम 2 सवाल होते थे, हिसाब गणित। गणित के सर ने कम से कम 200 क्वेश्चंस दिए। अब वो 200 क्वेश्चंस होते थे। लेखक सोचता था यदि उसने रोज 10 सवाल भी पूरे किए तो भैया 10-20 दिन में पूरे हो जाएंगे, ठीक है। परंतु खेलते खेलते 10 दिन और बीत जाते। फिर वो सोचने लगता कोई बात नहीं, 10 की बजाय 15 सवाल कर लेंगे यार। यही सोचते हैं ना हम, आज नहीं किया कल कर लेंगे यार, कल पता नहीं क्या स्थिति आएगी, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कोई मेहमान आ गए तो, लाइट चली गई तो, क्योंकि हम दिन भर तो ऐसे ही निकाल देते ना, शाम को पढ़ेंगे रात को पढ़ेंगे, और रात को कोई गेस्ट आ गए, लाइट चली गई, फिर काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हमें तुरंत करना है। ये टालू प्रवृत्ति छोड़िए। ये पाठ लिखने के पीछे गुरुदयाल सिंह जी का मकसद यही है कि हम ये वर्क को टालने की प्रवृत्ति को छोड़ दें, त्याग दें। कुछ साथी सोचते थे सवाल करने से अच्छा मास्टर जी की पिटाई खा लेना है यार। वे बहादुरी से मार खा लिया करते थे और कभी कभी लेखक भी ऐसा बहादुर बनने की कल्पना कर लिया करता था कि मैं भी बहादुर बन जाऊंगा, पिटाई खा लेंगे। एक दिन पिटाई खानी है, एक दिन पिटाई खा करके कार्यक्रम खत्म। लेकिन ऐसा सोचना गलत है। आप भी अगर सोचते हो ऐसा तो गलत है, क्योंकि वो काम आपके लिए है, आपके हित के लिए है, आपके लोभ के लिए है, आपके स्वार्थ के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन आपके लाभ के लिए है। अगर आप करते हो काम, प्रैक्टिस आपकी होगी, फायदा आपका होगा, टीचर का नहीं है। टीचर का तो इतना फायदा है कि उसका बच्चा, उसका स्टूडेंट, उसके द्वारा पढ़ाया गया बच्चा कुछ प्राप्त कर लेता है, पढ़ लेता है बेटा। इससे ज्यादा हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता। हमारा उद्देश्य अगर डांट फटकार भी कभी कभी होती है तो सिर्फ आप लोगों के हित में होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, सपनों के से दिन जो पाठ है ये बहुत अच्छी सीख हमें देता है और ये यही बताता है कि हमें बिल्कुल सतर्क रह करके और अपना उद्देश्य पढ़ाई का है, उस पढ़ाई के प्रति चलना होगा।
तो मेरे प्यारे से अच्छे से बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा, हमने पूरा पाठ पढ़ा, पूरा पाठ समझा और मैंने अपनी तरफ से आपको 101% दिया है। आप मुझे उसका 100 रिप्लाई दे दो, मजा आ जाएगा। आपको क्या करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, यही आपकी गुरु दक्षिणा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले लेक्चर के साथ हम आपके साथ में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं। थैंक यू।